चैप्टर 26 नाइट फाइट पार्ट 1। विनय ने विपिन से कहा, मैंने कभी भी तुम्हारे जितना शक्तिशाली ई रैंक का हंटर नहीं देखा। विपिन के जरिए उन राक्षसों को मारने के बाद वो पहले ही अपने ड्राइवर के साथ वैन से बाहर आ चुका था। धन्यवाद, विपिन ने बिना किसी खास दिलचस्पी के कहा। केवल विनय ही विपिन से बात कर रहा था। जैक और अयान, जो पहले विपिन से सहजता से बात कर रहे थे, अब उसे सतर्कता से देख रहे थे। विपिन भी उनकी स्थिति को समझता है। अगर वो उनकी जगह होता तो उसे भी संदेह होता अगर कोई ई रैंक वाला व्यक्ति बिना पसीना बहाए 3 डी रैंक राक्षसों को मार देता। लेकिन इस समय विपिन को उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपनी तलवार पर पहले दिखाई देने वाली पतली काली परत के बारे में सोच रहा था। बस वो काली ऊर्जा क्या थी जिसके कारण मेरे हमले की शक्ति बहुत बढ़ गई। विपिन ने पहले ही अपनी स्टेटस विंडो की जांच कर ली थी और उस काली ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या यह भी मेरे मोनार्च कोर से जुड़ा है? विपिन ने सेब खाते हुए सोचा। इसे भूल जाओ, इस मोनार्च कोर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। मैं बाद में सब कुछ पता लगा लूंगा, विपिन ने सोचा और उस काली ऊर्जा के बारे में सोचना बंद कर दिया। हम यहां से कब निकलेंगे? विपिन ने विनय से पूछा। चलो जाने से पहले 1 और घंटा आराम करते हैं। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया और अपने आसपास की रखवाली करना जारी रखा। विपिन काफी असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत को देखने के बाद और हंटर्स उसे सावधानी से देख रहे थे। मुझे यकीन है कि वे सोच रहे होंगे कि मैं बाद में उन्हें धोखा दूंगा और उनके सामान को लूटने के लिए अपनी ताकत छिपा रहा हूं, विपिन ने अपने कानों को रगड़ते हुए सोचा। ठीक है, चलो चलते हैं, हमें अभी भी काफी दूरी तय करनी है, विनय चिल्लाया, जबकि उसका ड्राइवर चूल्हा और दूसरे सामान पैक कर रहा था। 5 मिनट के बाद सभी लोग वैन में बैठ गए और रोहन शहर की ओर बढ़ने लगे। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्यों सावधान हो रहे हो और मुझे इस तरह से देख रहे हो, लेकिन मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम अपने भयानक दुश्मन को देख रहे हो, विपिन ने वैन चलने के बाद दूसरों से कहा। जैक और अयान विपिन की बात सुनकर थोड़ा झिझक रहे थे। जब विपिन ने यह देखा तो उसने बस आह भरी और कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने एकेडमी में उससे बात नहीं की थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम्हें उस पर संदेह करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे राक्षसों का सामना करते समय खतरे में पड़ सकते हैं। अचानक सभी ने हर्ष की आवाज सुनी, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। जब अयान और जैक ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। चिंता मत करो, मैं बस एकेडमी से छुट्टी लेना चाहता था और कुछ कोर इकट्ठा करना चाहता था। मेरे पास यहां आने का कोई और मकसद नहीं है। जैक ने विपिन की बात सुनकर कहा, कुछ कोर इकट्ठा करो। अपनी ताकत से तुम डी रैंक के डंजन से आसानी से कोर इकट्ठा कर सकते हो। मेरी स्थिति थोड़ी कठिन है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान मत दो, विपिन ने बिना ज्यादा कुछ बताए कहा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि 2 दिन पहले वो सिर्फ एक एफ रैंक का हंटर था, जो अपनी फिजिक के कारण अपनी शक्ति भी नहीं बढ़ा सकता। हर्ष ने सब कुछ चुपचाप सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने तुम्हें उन राक्षसों से लड़ते समय 2 स्किल का इस्तेमाल करते हुए देखा था। क्या तुम्हें पहले भी डंजन साफ करने के बाद कोई स्किल बुक मिली थी, या तुमने एक ही समय में 2 स्किल जगाए थे? अयान ने माहौल बदलने के लिए उत्सुकता से पूछा। जैक और हर्ष ने भी विपिन को उत्सुकता से देखा, क्योंकि लोगों के पास एक से ज्यादा स्किल होना बहुत दुर्लभ है। डंजन साफ करने के बाद तुम्हें इनाम के तौर पर स्किल बुक मिल सकती है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है और इसे हजारों क्रेडिट में बेचा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह का स्किल बुक बेच रहे हो। जैक और अयान, जो साधारण हंटर हैं, वे स्किल बुक खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते। हां, पिछली बार मेरी किस्मत अच्छी था जब मैंने एक डंजन को साफ किया और एक स्किल बुक मिली थी, विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह किसी को यह नहीं बता सकता कि वो केवल कोर की ऊर्जा को सोख के स्किल मिल सकती है। वो जानता था कि अगर दूसरे लोग उसके फिजिक के बारे में जान गए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, जो मूल रूप से अरोड़ा की दुनिया की विकसित होती व्यवस्था को उलट पुलट कर सकता है। इसीलिए विपिन ने लड़ाई के दौरान अपनी शैडो बुलेट स्किल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा स्किल का इस्तेमाल करेगा तो लोग को उस पर संदेह हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ डंजन भी साफ किया, लेकिन हमें कभी भी कोई स्किल बुक नहीं मिली, जैक ने विपिन की बात सुनने के बाद जलन भरे लहजे में कहा। जैक और अयान दोनों को विपिन पर भरोसा था कि उसे डंजन से ही स्किल मिला है। केवल हर्ष उसे संदेह से देख रहा था, क्योंकि एकेडमी में सभी को अच्छे से पता था कि विपिन कभी किसी के साथ डंजन में नहीं गया। लेकिन अगर उसे संदेह भी था तो वो कुछ नहीं कर सकता था।
बाकी दिन बिना किसी परेशानी के बीत गया और जल्द ही सूरज ढलने वाला था। चलो यहां कैंप लगाते हैं। क्योंकि सूरज ढलने वाला था, सभी ने विनय की आवाज सुनी और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि अगर सूरज ढल गया तो कैंप बनाना काफी मुश्किल होगा। वैन रुक गई और सभी लोग उसमें से बाहर आ गए। तुम दोनों यहां पहरा दो विपिन, और मैं अपने आसपास की जांच करेंगे। अयान ने वैन से बाहर आने के बाद जैक और हर्ष से कहा, सावधान रहो, यह खतरनाक होगा क्योंकि अंधेरा होने लगा है। अयान ने विपिन से गंभीरता से कहा। यह सुनने के बाद विपिन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अंधेरे में भी वो अपने मोनार्च कोर की बदौलत साफ रूप से देख पा रहा था, और उसे ऐसा भी लगा कि वो रात के समय में और साफ देख सकता है। सच में मोनार्च फिजिक कितनी अच्छी है, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि वो बिना किसी समस्या के कम रोशनी में कैसे देख पा रहा है। विपिन और अयान अपने आसपास देख रहे थे। वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे, ताकि वे अधिक जगह को कवर कर सकें और अगर कुछ होता है तो एक दूसरे की मदद कर सकें। विपिन अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए था और अपने आसपास को ध्यान से देख रहा था। हालांकि वो मजबूत था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो घमंडी हो गया और अपने आसपास पर ध्यान नहीं दिया तो उसे मार दिया जाएगा। अचानक विपिन को किसी के अपनी ओर आने की आवाज सुनाई दी और उसने अपनी दाईं ओर देखा। जैसे ही विपिन ने अपनी दाईं ओर देखा, झाड़ियों से एक खरगोश बाहर कूदा। खरगोश आकार में साधारण दिख रहा था, लेकिन जो चीज उसे साधारण खरगोशों से अलग बना रही थी वो है उसके सिर से निकला हुआ सींग था। एक सींग वाला खरगोश। विपिन ने इस खरगोश को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ होते हैं। विपिन ने इंटरनेट पर जो पढ़ा उसके अनुसार सींग वाले खरगोशों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे भागने में माहिर होते हैं। विपिन ने जल्दी से अपनी उंगली सींग वाले खरगोश की ओर उठाई और उस पर एक शैडो बुलेट चलाई। क्योंकि खरगोश सिर्फ एक ई रैंक का राक्षस था, इसलिए वो गोली को चकमा नहीं दे पाया और गोली उसके सर में घुसने से ही मर गया। लगता है कि मैं आज एक सींग वाले खरगोश का स्वाद चख पाऊंगा, विपिन ने कहा और सींग वाले खरगोश को उठा लिया। चैप्टर 27 नाइट फाइट पार्ट 2। वो क्या है? अयान ने विपिन से पूछा जब उसने देखा कि विपिन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। सींग वाला खरगोश। मैंने सुना है कि उनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, विपिन ने खरगोश को अयान को देते हुए कहा। हाँ, मैंने भी सुना है कि उनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? मुझे खाना बनाना नहीं आता, विपिन ने हर्ष और जैक की ओर वापस चलते हुए कहा, जो वैन और विनय की रखवाली कर रहे थे। क्या मैं एक शेफ जैसा दिखता हूं? विपिन का पीछा करते हुए अयान ने सोचा। अयान ने खरगोश को ड्राइवर को दे दिया, जो उनके भोजन को पकाने का काम था। जब ड्राइवर ने सींग वाले खरगोश को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने भी कभी सींग वाले खरगोश को नहीं खाया था। क्योंकि वहां 6 लोग थे, इसलिए ड्राइवर ने खरगोश का सूप बनाया। जब विपिन ने सूप का स्वाद चखा तो वो खुशी कारण रो पड़ा। ये कप नूडल से 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छा है। हालांकि ये शर्म की बात है कि 2 साल तक कप नूडल्स खाने के बाद मैं अच्छे खाने का स्वाद भूल ही गया था, और मैं केवल कप नूडल्स के साथ और खाने की चीजों के साथ तुलना कर सकता हूं। मैं पहली रखवाली करूंगा, तुम लोग थोड़ा आराम कर सकते हो, विपिन ने सभी के खाना खाने के बाद कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रखवाली करूंगा, अयान ने कहा, और जैक और हर्ष सोने के लिए वैन में वापस चले गए। वैन काफी बड़ी थी और विनय और उसका ड्राइवर भी वैन में सो रहे थे। उन्होंने बस एक कैंप फायर बनाया, लेकिन कोई कैंप नहीं लगाया, क्योंकि विनय और उसके ड्राइवर के लिए बाहर सोना काफी खतरनाक है, क्योंकि रात में उन्हें राक्षस के हमले का सामना करना पड़ सकता है और वे सही समय पर वैन में वापस नहीं जा पाएंगे। क्योंकि रात थी, इसलिए अयान को साफ रूप से देखने में समस्या हो रही थी। हालांकि डी रैंक के हंटर की आंखें साधारण मनुष्यों की तुलना में बेहतर होती है और वे अंधेरे में कुछ हद तक देख सकते हैं। फिर भी अयान के लिए अपने आसपास के वातावरण में साफ रूप से देखना मुश्किल था। उनके आसपास रोशनी का एकमात्र जरिया कैंप फायर था, जो उनकी वैन से बहुत दूर नहीं जल रहा था। विपिन ऊब भरी नजर से अपने आसपास को देख रहा था। चूंकि वो अंधेरे में साफ रूप से देख सकता है, इसलिए उसे अंधेरे से कोई परेशानी नहीं थी। विपिन और अयान पहरा देते रहे और अपने आसपास की चीजों पर पूरा ध्यान देते रहे। 4 घंटे बाद जैक और हर्ष वैन से बाहर आए। जैक ने अपना शरीर तानते हुए कहा, अब तुम लोग जा सकते हो, हम पहरा देंगे। विपिन वैन में गया और अपने स्टोरेज रिंग से कंबल निकाल के खुद को ढक लिया। विपिन अपने सारे काम के बाद काफी थक गया था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। उठो, हम पर हमला हो रहा है। विपिन लंबे समय तक सो नहीं पाया, क्योंकि 1 घंटे बाद ही उसे जैक की चीख सुनाई दी। अयान भी विनय और उसके ड्राइवर के साथ जाग गया।
विपिन और अयान जल्दी से वैन से बाहर आ गए। जब विपिन वैन से बाहर आया तो उसने आसपास कोई राक्षस नहीं देखा। यार तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे यहां कोई राक्षस नहीं दिख रहा। वे जल्द ही यहां आ जाएंगे, जैक ने गंभीर स्वर में कहा। जब विपिन ने यह सुना तो उसे याद आया कि जैक भेड़ियों को उनके पास आने से पहले ही जान गया था। कितने हैं? अयान ने गंभीरता से पूछा जब उसने जैक की गंभीर आवाज सुनी। मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 20 है। क्या? अयान राक्षसों की संख्या सुनकर चौंक गया। क्या तुम्हें यकीन है? अयान ने एक बार फिर पूछा ताकि पुष्टि हो सके कि उसने सही सुना है। जैक ने कुछ नहीं कहा और बस उनके सामने देखा। दूसरे भी जैक की ओर देख रहे थे। विपिन को नहीं पता कि जैक अंधेरे में देख पा रहा था या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने उनके सामने देखा, उसने राक्षसों की एक भीड़ को उनकी ओर भागते देखा। जब विपिन ने उन्हें देखा तब राक्षस उनसे 100 मीटर दूर थे। जब विपिन ने राक्षसों को देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के हैं। जैक और दूसरे लोग जो सामने गंभीरता से देख रहे थे, विपिन के शब्दों से चौंक गए और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते राक्षसों की भीड़ उनके सामने आ गई और दूसरे लोग भी देख पाए कि सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के थे। जब तुमने कहा कि 20 राक्षस है तो मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। अयान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। चलो जल्दी से उनको निपटाते हैं, अयान ने कहा और अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार लेकर आने वाले राक्षसों की भीड़ की ओर दौड़ा। हर्ष भी तैयार हुआ और बैंगनी रोशनी से ढके अपने भाले से राक्षसों की ओर दौड़ा। विपिन और जैक वैन को किसी भी राक्षस से बचाने के लिए पीछे रह गए। अयान एक घोड़े के सामने आया जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसने बिना किसी माना का प्रयोग किए घोड़े पर अपनी लंबी तलवार घुमा दी। अयान की नशे उभर आई और मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह उसने घोड़े को एक ही वार में 2 भागों में काट दिया। अरे, वो तलवार बहुत महंगी होगी, विपिन ने अयान की लंबी तलवार को देखकर जलन भरी नजर से सोचा। विपिन ने अपने हाथ में उस जर्जर तलवार को देखा जिसे उसने एकेडमी से सीखने के लिए लिया था और उसकी आंखें चमक उठीं। मैं कुछ पैसे कमाने के बाद एक अच्छा हथियार खरीदूंगा। विपिन ने बिजली की आवाज सुनी और हर्ष की तरफ देखा जिसने अभी अभी एक पांडा जैसे राक्षस को चाकू से मारा था। जैसे ही हर्ष ने अपने भाले से पांडा को चाकू मारा, उसने बिजली की कड़कने की आवाज निकाली और पांडा को एक कोल की तरह जला दिया। क्या उसका स्किल बिजली कड़कने से संबंधित है या वो भाला अच्छा है? विपिन ने हैरान हुआ जब उसने हर्ष और उसके भाले के चारों ओर बिजली कड़कने की आवाज देखी। अचानक एक बाघ जैसा जानवर अयान के ऊपर से कूद गया और विपिन की दिशा में भागता हुआ आया। जब विपिन ने यह देखा तो वो आगे बढ़ा और अपनी बेहतरीन चाल के साथ वो बाघ को तेजी से मार गिराने में सफल रहा। ये अजीब है, विपिन ने जैक को खुद से बुदबुदाते हुए सुना। क्या अजीब है? बाघ को मारने के बाद विपिन ने उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये राक्षस किसी से भाग रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विपिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं 5 साल से ज्यादा समय से हंटर के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इतने अलग अलग तरह के राक्षसों को एक समूह में किसी पर हमला करते नहीं देखा। मेरा मतलब है कि मैंने इससे बड़े राक्षसों के झुंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन वे सभी राक्षस एक ही तरह के थे। लेकिन यहां ये सभी राक्षस अलग अलग तरह के हैं। बाघ, घोड़ा, भालू है। ऐसा लगता है कि वे हम पर हमला करने के बजाय किसी से भाग रहे हैं। जब विपिन ने यह सुना तो उसने राक्षसों की भीड़ को भी गंभीरता से देखा और पाया कि भले ही अयान और जैक राक्षसों को मार रहे थे, लेकिन कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। सभी राक्षस उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज से डर रहे हों और जितनी जल्दी हो सके यहां से भागना चाहते हों। अचानक जैक का चेहरा बदल गया और उसने कहा, मैं 2 और लोगों को महसूस कर सकता हूं जो हमारी ओर आ रहे हैं। तुम लोग हमला करना बंद करो। विपिन ने जैक की बात सुनने के बाद जल्दी से हर्ष और अयान की ओर चिल्लाया। वे किसी से भाग रहे हैं। वे हम पर हमला करने के लिए यहां नहीं है। उनसे लड़ते हुए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अयान और हर्ष को समझ में नहीं आया कि विपिन क्या कहना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और राक्षसों से दूर चले गए। राक्षसों ने विपिन और दूसरे लोगों पर हमला नहीं किया और बस उनके पीछे भाग गए जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा था। क्या हो रहा है? अयान ने पूछा जब उसने देखा कि सभी राक्षस उनसे दूर भाग रहे थे। 2 और राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी राक्षस हमारी ओर आ रहे इन 2 राक्षसों से भाग रहे हैं, जैक ने गंभीर आवाज में कहा। अगर ये सभी ई रैंक राक्षस उनसे भाग रहे हैं तो वे कम से कम डी रैंक के हैं।
हर्ष, जो इस पूरे समय कुछ नहीं बोला, ने गंभीर आवाज में कहा, मैं बस उम्मीद करता हूं कि वे सी रैंक के राक्षस न हो। विपिन ने लड़ने के लिए तैयार होते हुए सोचा। चैप्टर 28 आदमखोर दानव, पार्ट 1। जल्द ही विपिन और अन्य लोगों को भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी जो उनकी ओर आ रहे थे। सार्थक ने उस दिशा पर ध्यान दिया जहां से सभी राक्षस आ रहे थे। 10 सेकंड के बाद विपिन ने आखिरकार 2 मानवीय आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। वे अभी भी उनसे 100 मीटर दूर थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। वे केवल कदमों की आवाज सुन पा रहे थे। विपिन ही केवल था जो उन्हें साफ रूप से देख पा रहा था। विपिन ने 2-3 मीटर लंबे मानवीय राक्षसों को देखा जिनके सिर से लंबे सींग निकले हुए थे। उनकी त्वचा गहरी काली थी और उनके चेहरे के बीच में एक गहरी लाल आंख थी जो उनकी ओर आ रही थी। पहले तो विपिन ने राक्षस को पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने आखिरकार राक्षस को पहचाना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या बकवास है, यहां आदमखोर दानव कैसे हो सकते हैं? जब अन्य लोगों ने विपिन की बात सुनी तो वे चौंक गए और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, 2 आदमखोर दानव उनके पास आ गए। जब दूसरों ने 3 मीटर लंबे भयानक दिखने वाले आदमखोर दानवों को देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वे राक्षस इस तरह भाग रहे थे। जैक ने अपने विचार से बाहर आने के बाद कहा, यहां सभी अनुभवी हंटर है सिवाय विपिन के, इसलिए वे जल्दी से अपने सदमे की स्थिति से बाहर आ गए। ये अच्छा है कि ये आदमखोर दानव अभी भी D+ रैंक के हैं। अयान ने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, भले ही वे D+ रैंक के हों, फिर भी उन्हें मारना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। विनय ने कहा कि वो भी गंभीर चेहरे के साथ आदमखोर दानवों को देख रहा था। आदमखोर दानव सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक है। ये उनके असामान्य स्किल और जन्मजात क्षमता के कारण है। हर आदमखोर दानव में भक्षण जैसी जन्मजात क्षमता होती है। इस क्षमता की मदद से वे किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। मनुष्यों के विपरीत, जिन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोर की आवश्यकता होती है, आदमखोर दानव किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अन्य राक्षस इन दानवों से दूर भाग रहे थे। इसका कारण इनकी भी यही क्षमता है। यदि हम इन आदमखोर दानवों द्वारा पकड़े जाते हैं तो हमें बहुत दर्दनाक और धीमी मौत मिलेगी, जहां ये दानव हमें जिंदा ही खा जाएंगे। हालांकि ये आदमखोर दानव अभी भी D+ रैंक के हैं। यहां तक कि रैंक के हंटर भी इस दानव के खिलाफ लड़ते समय संघर्ष करते हैं क्योंकि इसकी रक्षा बहुत अधिक है। इसके अलावा इन दानवों में स्किल रिजेनरेट की होती है, इसलिए यदि आप उन्हें घायल भी कर देते हैं तो वे इस स्किल के कारण जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर ये कोई और राक्षस होता तो विपिन और दूसरे लोग इतने परेशान नहीं होते, लेकिन आदमखोर दानव एक अलग मामला है। जब विपिन ने आदमखोर दानव को देखा तो वो उनके असामान्य बचाव और रिजेनरेट स्किल के कारण उन्हें हराने के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन विपिन को कम से कम इस बात का यकीन था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आदमखोर दानवों की गति बहुत कम होती है। इसलिए अगर वो उन्हें नहीं मार पाया तो वो यहां से भाग सकता है। मैं उनमें से एक का संभालूंगा, तुम लोग दूसरे को मार डालना, विपिन ने अयान और दूसरे लोगों से कहा। विपिन की बात पर किसी ने आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही देख चुके थे कि कैसे विपिन अकेले ही 3 D रैंक राक्षसों को मारने में सफल हुआ था। विपिन वैन से थोड़ा दूर भागा और आदमखोर दानवों में से एक की ओर एक पत्थर फेंका। जब पत्थर दानव पर लगा तो उसने विपिन की दिशा में देखा और उसकी ओर चल गया। दूसरा दानव विपिन की ओर नहीं गया और अयान और दूसरे लोगों की ओर बढ़ता रहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जर्जर तलवार इस आदमखोर दानव की कठिन रक्षा को पार करने में सफल होगी। विपिन ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए सोचा, जो हल्के नीले रंग के माना से ढकी हुई थी। जब आदमखोर दानव विपिन के पास आया तो उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, माफ करना लेकिन मैंने एकेडमी में दानवी भाषा नहीं सीखी, विपिन ने आदमखोर दानव की ओर बढ़ते हुए कहा। दानव 3 मीटर लंबा था, इसलिए विपिन एक बच्चे की तरह लग रहा था जो एक आदमी की ओर भाग रहा था। जब आदमखोर दानव ने विपिन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए विपिन को कुचलने की कोशिश की। विपिन उछल पड़ा और अपनी तलवार से दानव के हाथ पर वार करते हुए दानव के हमले को चकमा दिया। अपनी कम गति के कारण दानव खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं था और तलवार से मारा गया। दानव दर्द से चिल्लाया जब उसके हाथ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। विपिन ने जब घाव देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि इससे पहले जब उसने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वो एक ही वार से उनका सिर धड़ से अलग कर सकता था, और अब वो दानव का हाथ भी नहीं काट पाया। जैसा कि सोचा था,
दूसरे राक्षसों की तुलना में इसकी रक्षा पूरी तरह से अगले लेवल पर है। दानव ने चिल्लाया और अचानक उसके हाथ पर लगा गहरा घाव शानदार गति से ठीक होने लगा। अरे, इसकी रिजेनरेशन स्किल बहुत मुसीबत खड़ी करेगी। विपिन हैरान हो गया जब उसने देखा कि आदमखोर दानव का घाव कैसे ठीक होने लगा। अचानक आदमखोर दानव की आंख चमक उठी और विपिन को खतरे का आभास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन आदमखोर दानव से दूर चला गया और अपनी गति को और भी अधिक बढ़ाने के लिए विपिन ने स्पीड स्किल को उपयोग किया। जैसे ही विपिन पीछे हटा, आदमखोर दानव की आंख से एक गहरी लाल लेजर जैसी किरण निकली। विपिन तेजी से किरण को चकमा देने के लिए बगल की ओर कूद गया और देखा कि कैसे किरण कई पेड़ों में घुस गई। अगर मैं समय पर पीछे नहीं हटता और स्पीड स्किल का उपयोग नहीं करता तो मैं उस किरण से मारा जाता, विपिन ने अपनी लार को निगलते हुए सोचा। किरण का उपयोग करने के बाद आदमखोर दानव ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर ली। जब विपिन ने यह देखा तो वह तेजी से आदमखोर दानव की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उसके दाहिने पैर के पास पहुंच गया। विपिन ने अपनी तलवार से आदमखोर दानव के दाहिने पैर पर वार किया। दानव के पैर से गहरा काला खून निकला जहां विपिन ने वार किया था, लेकिन वो वहां नहीं रुका। शैडो बुलेट। विपिन ने उसी जगह पर शैडो बुलेट का इस्तेमाल किया जहां उसने तलवार से वार किया था। बुलेट आदमखोर दानव के पैर में गहरी घुस गई और उसके पैर से काले खून का फव्वारा निकल पड़ा। जब शैडो बुलेट उसके पैर में गहरी घुसी तो आदमखोर दानव दर्द से चिल्ला उठा। विपिन एक बार फिर आदमखोर दानव पर हमला करने वाला था, तभी उसका शरीर अचानक से हिलना बंद हो गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आदमखोर दानव ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। विपिन टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद विपिन के मुंह से खून निकल आया। आखिर क्या हुआ? विपिन ने अपनी छाती में महसूस हो रहे दर्द को अनदेखा करते हुए खड़े होने की कोशिश की। आदमखोर दानव के घूंसे की वजह से उसकी पसलियों की हड्डियां लगभग टूट गई थी। मेरा शरीर अचानक क्यों रुक गया? विपिन ने सोचा और चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ आदमखोर दानव को देखा। जब विपिन ने आदमखोर दानव की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी आंख, जो कुछ देर पहले लाल थी, अब काली हो गई थी और उसके पैर को जो नुकसान पहुंचाया था वो भी तेजी से ठीक हो रहा था। चैप्टर 29 आदमखोर दानव पार्ट 2। मैं हमेशा एक आदमखोर दानव से लड़ना चाहता था। अयान आदमखोर दानव की छाती पर वार करते हुए चिल्लाया। अयान की मांसपेशियां उभरी हुई थी और उसके शरीर से एक लाल रंग की आभा निकल रही थी। उसकी लंबी तलवार बर्फ की ऊर्जा छोड़ रही थी जो उसके आसपास की हवा को जमा रही थी। दानव दर्द से चिल्लाया जब उसकी छाती पर एक गहरा घाव दिखाई दिया और हैरान रूप से घाव के चारों ओर एक बर्फीली परत दिखाई दी जो उसके उपचार को धीमा कर रही थी। जब तुमने पहले आदमखोर दानव को देखा तो तुम चौंक गए थे। अब तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा उनसे लड़ना चाहते थे, जैक ने कहा और दानव के पेट में मुक्का मारा। जैक नंगे हाथ था, लेकिन वर्तमान में उसका पूरा शरीर पृथ्वी कवच से घिरा हुआ था और वो एक मानव जैसा गोलम लग रहा था। हर्ष बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ था और दानव पर हमला करने के लिए वो उसके चारों ओर दौड़ रहा था। वो आदमखोर दानव का ध्यान आकर्षित कर रहा था, जबकि जैक और अयान उस पर हमला कर रहे थे। अचानक आदमखोर दानव ने अपना ध्यान हर्ष से हटाकर जैक पर ध्यान दिया और जब वो उसके पैर पर मुक्का मारने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैक! अयान चिल्लाया और जैक को दानव की बाह पर वार करके छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आदमखोर दानव की आंख चमक उठी और लेजर की किरण जैक के कठोर पृथ्वी कवच को भेद गई। जैक के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जब लेजर की किरण उसके कंधे को भेदती हुई निकली। अपनी आंख से लेजर की किरण को मारने के बाद आदमखोर दानव ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर ली। अयान और हर्ष ने यह मौका नहीं गंवाया और जल्दी से दानव की बाह पर हमला कर दिया, जिससे वह जैक को पकड़े हुए था। अयान के शरीर से निकलने वाली लाल आभा अचानक तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां इस तरह उभर गई जैसे वे फटने वाली हों। एक युद्ध घोष के साथ अयान ने अपनी लंबी तलवार से दानव की बाह पर वार किया और दानव के डर से उसकी बाह टोफू की तरह कट गई। चैप्टर 30 सोहान शहर पार्ट 1। विपिन ने आदमखोर दानव की लाश को देखते हुए सोचा, मैं अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूं। मैं एक D+ रैंक राक्षस के खिलाफ लड़ने के बाद लगभग मेरी सांस फूलने लगी। वो खड़ा हुआ और अयान और दूसरे हंटर्स को देखा जो अभी भी आदमखोर दानव के खिलाफ लड़ रहे थे। विपिन थोड़ा निराश था कि वो आदमखोर दानव को आसानी से नहीं मार पाए।
जो कि सिर्फ एक डी प्लस रैंक राक्षस था। उसने सोचा था कि उसके मोनार्च कोर के साथ, जो डी रैंक है, और उसका प्राइम कोर, जो इस समय ई रैंक का है, वो सी रैंक राक्षस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन आदमखोर दानव के खिलाफ लड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं अपनी शक्ति को ठीक से नियंत्रित करने में भी सक्षम नहीं था और लड़ाई के दौरान बहुत अधिक मानव बर्बाद कर दिया। मुझे मिशन स्वीकार करने से पहले थोड़ा और प्रशिक्षण लेना चाहिए था, विपिन ने सोचा। उसकी शक्ति अचानक बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे वो इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका और लड़ाई के दौरान बहुत अधिक मानव बर्बाद कर दिया। यह पहले से ही एक चमत्कार था कि विपिन अकेले एक आदमखोर दानव को मारने में सक्षम था, जो अपने हमले और बचाव के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक कि एक सी रैंक हंटर भी अपने असामान्य स्किल के कारण आसानी से आदमखोर दानव को नहीं मार सकता है। अयान और दूसरे हंटर्स को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे अभी भी दूसरे आदमखोर दानव को मारने की कोशिश कर रहे थे। 3 बनाम 1 लड़ते हुए भी वे अब तक उस आदमखोर दानव को मारने में सक्षम नहीं थे। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि हम इस जगह से निकल सकें, विपिन ने सोचा और अयान और दूसरे हंटर्स की ओर बढ़ गया। ये अभी भी कैसे घूम सकता है? अयान ने चिढ़कर चिल्लाया। आदमखोर दानव की एक भुजा काटने के बाद उनके लिए आदमखोर दानव पर हमला करना बहुत आसान था। लेकिन चूंकि जैक भी पहले घायल हो गया था, इसलिए वे अभी भी इस दानव के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अयान की तलवार की वजह से आदमखोर दानव के घाव जम गए थे, जिससे उसका रिजेनरेशन स्किल ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैक ने कहा, यह दानव एक कॉकरोच की तरह है जिसे तुम मार नहीं सकते, और उसने दानव के पैर पर पत्थर से बने डंडे से हमला किया। हर्ष अपने बिजली के भाले का इस्तेमाल आदमखोर दानव की गति को धीमा करने के लिए कर रहा था, लेकिन उन तीनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि उनकी हालत ठीक नहीं थी। वे सभी थकने लगे। दूसरी ओर आदमखोर दानव ऐसे लड़ रहा था जैसे उसमें असीम सहन शक्ति हो। अरे, हम ऐसे नहीं चल सकते। अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें घातक हमला करना होगा, हर्ष ने आदमखोर दानव के पेट पर भाला मारते हुए चिल्लाया। इस कमीने को घातक नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी रक्षा और रिजेनरेशन क्षमता बहुत अच्छी है, जैक ने चिढ़कर कहा। अचानक विपिन राक्षस के पीछे शैडो की तरह प्रकट हुआ और पिछली बार की तरह राक्षस के घुटने के जोड़ पर मुक्का मारा। अचानक हमले की वजह से राक्षस अपना संतुलन खोकर घुटने के बल गिर गया। इसकी आंख पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, विपिन चिल्लाया और उछलकर राक्षस के सिर के पीछे मुक्का मारा। यहां तक कि अयान और दूसरे लोग भी चौंक गए जब विपिन अचानक राक्षस के पीछे अपनी शैडो वॉक स्किल का उपयोग करते हुए प्रकट हुआ। लेकिन उन्होंने विपिन द्वारा दिए गए अवसर को नहीं छोड़ा। विपिन के मुक्का की वजह से राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। अयान सबसे पहले आदमखोर दानव के सामने आया और अपनी लंबी तलवार से उसकी आंख पर वार किया। अयान की तलवार के वार की वजह से आदमखोर दानव की आंख फट गई। जैसे ही अयान ने राक्षस की आंख फोड़ी, हर्ष बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ वहां पहुंचा। हर्ष ने अपने भाले का इस्तेमाल किया और राक्षस की आंख पर वार किया। हर्ष के भाले के चारों ओर बिजली चमकने लगी और चूंकि उस जगह में आदमखोर दानव की रक्षा बहुत कमजोर थी, इसलिए उसका भाला उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया। भाले की रोशनी से आदमखोर दानव का मस्तिष्क जल गया और सड़े हुए पके हुए मांस की बदबू पूरे जगह में फैल गई। अयान ने कहा, आखिरकार ये कमीना मर गया और जमीन पर बैठ गया। हमें यहां से चले जाना चाहिए। जल्द ही दूसरे राक्षस खून की गंध पाकर यहां आ जाएंगे। हर्ष ने आदमखोर दानव को मारने के बाद दूसरों से कहा। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया। अयान, क्या तुम मुझे एक पल के लिए अपनी तलवार दे सकते हो? मेरी तलवार लड़ाई के दौरान टूट गई थी। मैं इसके कोर को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन इस आदमखोर दानव की त्वचा बहुत सख्त है, विपिन ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। जरूर, अयान ने बिना किसी परेशानी के अपनी तलवार विपिन को दे दी, क्योंकि अगर वो न होता तो कौन जानता कि इस आदमखोर दानव को मारने में उन्हें कितना समय लगता। हर्ष और दूसरे लोगों ने दूसरे आदमखोर दानव के शरीर में कोर की तलाश की और दूसरे ईरान के राक्षसों की भी, जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। विपिन उस आदमखोर दानव के पास आया जिसे उसने मारा था और अयान की लंबी तलवार का इस्तेमाल करके उसके दिल के पास कोर की तलाश की। विपिन की आंखें चमक उठीं जब उसने आदमखोर दानव के दिल के पास एक बैंगनी काला कोर पाया। मुझे उम्मीद है कि जब मेरा प्राइम कोर डी रैंक पर पहुंच जाएगा और मैं इसे अपने मोनार्च कोर के साथ अवशोषित करूंगा, तो मुझे इस आदमखोर दानव का एक स्किल प्राप्त होगा, विपिन ने खुद से कहा, क्योंकि आदमखोर दानव के पास हर स्किल बहुत शक्तिशाली था और वह भी इसके स्किल को प्राप्त करना चाहता था।
कोर लेने के बाद विपिन ने अपनी शैडो स्टोरेज स्किल का उपयोग किया और आदमखोर दानव का शरीर अचानक जमीन में धंसने लगा। विपिन आदमखोर दानव के शरीर को अच्छी कीमत पर बेच सकता है। लोग इसका उपयोग हथियार और दूसरी चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं। विपिन को नहीं पता कि उसके शैडो स्टोरेज स्किल में कितनी जगह है, इसलिए वो आदमखोर दानव के शरीर को स्टोर करने के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन सौभाग्य से वो बिना किसी समस्या के पूरे शरीर को स्टोर करने में सक्षम था। आपका स्किल काफी प्रभावशाली है। लोगों को राक्षसों को मारने के बाद उनके शरीर को बेचने के लिए महंगे स्टोरेज रिंग खरीदने पड़ते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने स्किल से रख सकते हैं, जैक ने कहा जब उसने देखा कि आदमखोर दानव का शरीर जमीन में कैसे धंस गया। जैक और दूसरे लोगों को दूसरे आदमखोर दानव के शरीर में एक कोर भी मिला। विपिन ने आदमखोर दानव के दूसरे शरीर को अपने शैडो स्टोरेज में रखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रख नहीं पाया। लगता है कि अगर मुझे इसमें और चीजें स्टोर करनी है तो मुझे अपने कोर का लेवल बढ़ाना होगा। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। विनय, चलो यहां से चलते हैं, क्योंकि दूसरे राक्षस जल्द ही खून की गंध पाकर यहां आ जाएंगे। अयान ने विनय के पास आकर उससे कहा। विनय ने सिर हिलाया और वे सभी जल्द ही एक बार फिर ओहान शहर के लिए रवाना हो गए। चैप्टर 31 ओहान शहर पार्ट 2। क्या तुम मुझे वो आदमखोर दानव का कोर बेच सकते हो? विपिन ने जैक और दूसरे लोगों से पूछा, क्योंकि वह अपने मोनार्च कोर का उपयोग करके आदमखोर दानव के कोर को अवशोषित करना चाहता था। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुमने भी उस दानव को नीचे गिराने में हमारी मदद की थी। अयान ने हर्ष और जैक की ओर देखते हुए कहा। उन दोनों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए अयान ने आदमखोर दानव का कोर विपिन को दे दिया। मुझे अपना खाता नंबर बताओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, विपिन ने कोर मिलने पर खुशी से कहा। अयान ने अपना बैंक खाता नंबर बताया और कहा, बस 35,000 क्रेडिट ट्रांसफर कर दो। लेकिन D+ रैंक कोर को बिना किसी समस्या के 60,000 क्रेडिट में बेचा जा सकता है, विपिन ने भ्रमित चेहरे के साथ कहा, क्योंकि अयान D+ रैंक कोर के लिए सिर्फ 45,000 क्रेडिट मांग रहा था। तुमने भी उस दानव की मारने में हमारी मदद की है, इसलिए निश्चित रूप से हम तुम्हारा हिस्सा नहीं लेंगे, जैक ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। जब विपिन ने यह सुना तो वो मुस्कुराया और अयान को 35,000 क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए, जो बाद में इसे बांटेगा। विपिन खुश था कि उसे टीममेट के रूप में कोई बेकार हंटर नहीं मिला जो बहुत शक्तिशाली है और दूसरे लोगों का सामान लूटने की कोशिश करता है। यहां तक कि जब जैक और दूसरे लोगों को पता चला कि विपिन शुरुआत में सिर्फ एक ही रैंक का हंटर था, तब भी उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया और न ही उससे कुछ कहा। पहले तो विपिन ने इस मिशन को स्वीकार किया। उसने सोचा कि उसे कुछ आधे अधूरे हंटर मिलेंगे जो ये पता चलने पर कुछ बेवकूफी करने की कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ एक ही रैंक का हंटर है। अब मुझे बस अपने प्राइम कोर को D रैंक पर आगे बढ़ाना है, ताकि मैं एक बार फिर अपने मोनार्च कोर के जरिए कोर को अवशोषित कर सकूं, विपिन ने सोचा और आदमखोर दानव वाला कोर को दूर रख दिया। जैक ने बाहर देखते हुए कहा, हमें 1 घंटे में वहां पहुंच जाना चाहिए। आखिरकार आज मैं एक आरामदायक बिस्तर पर सोऊंगा, अयान ने जम्हाई लेते हुए कहा। विपिन और दूसरे लोगों पर आदमखोर दानव द्वारा हमला किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। सौभाग्य से आदमखोर दानव के हमले के बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और वे ओहान शहर पहुंचने वाले हैं। इन 2 दिनों के दौरान विपिन 2 और D रैंक कोर और 5 E रैंक कोर एकत्र करने में सक्षम था। अब उसके पास 3 D रैंक कोर, 5 E रैंक और 2 D+ रैंक कोर थे, लेकिन ये उसके प्राइम कोर को E+ रैंक पर बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा वो अपने प्राइम कोर पर आदमखोर दानव का कोर का उपयोग नहीं करने जा रहा है। विपिन ने सोचा, ये मेरी अपेक्षा से बेहतर रहा जब उसने सुना कि वे जल्द ही ओहान शहर पहुंच जाएंगे। डंजन में जाने के बजाय मिशन करने का फैसला करने का एक कारण यह था कि वो मिशनों में कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि हंटर एकेडमी के छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं जल्द ही आयोजित की जाएंगी। विपिन ने कभी भी किसी भी व्यावहारिक परीक्षा में भाग नहीं लिया, क्योंकि इसके लिए आपको अपने स्किल और ताकत दिखाने की आवश्यकता होती है, और विपिन, जो एक F रैंक हंटर से ज्यादा कुछ नहीं था, व्यावहारिक परीक्षा के दौरान कुछ नहीं कर सकता था। आमतौर पर व्यावहारिक परीक्षाओं में छात्रों को एकेडमी से एक मिशन मिलेगा जिसे उन्हें बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा। ये मिशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी विशेष जगह में कुछ राक्षसों को खत्म करना, व्यापारियों को लूटने वाले कुछ डाकुओं को मारना, एक डंजन को साफ करना और बहुत कुछ। अब जब विपिन के पास पर्याप्त ताकत थी तो वो एकेडमी की व्यावहारिक परीक्षाओं में भी भाग लेना चाहता था। यही वजह है कि उसने एक मिशन करने का फैसला किया जो उसे ये समझने में मदद करेगा कि मिशन के दौरान
सब कुछ कैसे काम करता है। देखो, हम वहां पहुंचने वाले हैं। जैक की आवाज सुनकर विपिन ने खिड़की से बाहर देखा और 50 मीटर ऊंची दीवारें और एक गेट देखा जहां दो हंटर एक दूसरे से बात करते हुए बैठे थे। मैंने सुना है कि ज्यादातर शहर कवच से सुरक्षित है, तो फिर ये ऊंची दीवारें क्यों हैं? विपिन ने 50 मीटर ऊंची दीवारें देखकर पूछा। वुहान शहर भी कवच से सुरक्षित है, लेकिन जब आप इसकी तुलना एस्ट्रेड शहर के कवच से करते हैं तो ये काफी कमजोर है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी कवच हर जगह लगाई जा सकती है? आया ने ऊंची दीवारों को देखते हुए कहा। विपिन ने यह सुनकर समझ में सिर हिलाया। वो ये भी समझता है कि हर राक्षस को पीछे हटाने वाली कवच हर जगह नहीं लगाई जा सकती। आखिरकार उस तरह की कवच बनाना बहुत मुश्किल होगा। जल्द ही वैन शहर के गेट के पास पहुंची जहां दो गार्ड बैठे थे। दोनों इसी रैंक के थे और काफी उबे हुए लग रहे थे। विनय ने कुछ कागज निकाले और गार्ड को दिखाए, जिन्होंने कागजों की जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। आप लोग फोर सीजन्स होटल में रुक सकते हैं। मैंने पहले ही आपके लिए कमरे बुक कर लिए हैं। बस वहां जाने के बाद अपना हंटर आईडी दिखाएं। हम कल एस्ट्रेड शहर के लिए निकलेंगे, जब मैं यहां अपना काम निपटा लूंगा। विनय ने शहर में प्रवेश करने के बाद सार्थक और दूसरे लोगों से कहा, चलो चलते हैं, मुझे पता है कि यह होटल कहां स्थित है। जैक ने कहा और विपिन और दूसरे लोगों के साथ चला गया। विनय को होटल वापस जाने से पहले अपना माल समेटना था। जैक का पीछा करते हुए विपिन ने शहर के चारों ओर देखा। एस्ट्रेड शहर के विपरीत, जो आधुनिक इमारतों से भरा हुआ है, वुहान शहर की अधिकांश इमारतें पुराने जमाने की शैली की थी। विपिन को ऐसा लगा जैसे वो उस समय में वापस आ गया है जब तकनीक विकसित नहीं हुई थी, लेकिन शहर का केवल रूप पुराने जमाने की शैली का था। वहां हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध थी। 10 मिनट चलने के बाद विपिन और दूसरे लोग अंततः एक बड़े मध्ययुगीन दिखने वाले विला के सामने पहुंचे, जिसके ऊपर फोर सीजन्स होटल का चिन्ह लटका हुआ था। विपिन और दूसरे लोग अंदर गए और विपिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि कैसे फर्श सुंदर हाथी दांत की लकड़ी से बना था, जो इसे एक शानदार रूप दे रहा था। मुझे हैरानी है कि यहां एक रात रुकने की कीमत क्या होगी, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि होटल कितना शानदार था। भले ही विनय ही वो व्यक्ति था जो भुगतान कर रहा था, लेकिन वो ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन गरीब रहते हुए बिताया था। होटल में प्रवेश करने के बाद जैक और दूसरे लोग रिसेप्शन पर गए और अपना पहचान पत्र दिखाया। जैसा कि विनय ने कहा था, अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उनके कमरे की चाबी दे दी। चूंकि वे सभी 2 दिनों तक बिना ज्यादा नींद लिए सामान की रखवाली करने के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए वे सभी अपने कमरे में चले गए। चैप्टर 32 न्यूज वार्ड। विपिन और दूसरे लोग दोपहर तक वुहान शहर पहुंच गए, इसलिए जब विपिन सोने के बाद उठा तो पहले ही रात हो चुकी थी। विपिन ने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज चुके थे। विपिन ने अपनी आंखें रगड़ी और खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा धोया और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। मैं यहां कुछ और समय के लिए रुकना चाहता था और थोड़ा आराम करना चाहता था। आखिरकार ये मेरा एस्ट्रेड शहर से बाहर आने का पहला मौका है। लेकिन हम कल जा रहे हैं, विपिन ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वो अकादमी वापस जाने से पहले यहां कुछ समय के लिए आराम करना चाहता था। दुर्भाग्य से विनय कल वापस जा रहा है। मुझे बाजार जाकर तलवार खरीदनी चाहिए, विपिन ने सोचा जब उसे अपनी तलवार की हालत याद आई। लेकिन पहले विपिन एक चमकदार मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। मैं इस होटल के सबसे महंगे खाने का आनंद लेने जा रहा हूं, विपिन ने एक ठग जैसी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि विनय ही वो व्यक्ति है जो यहां खाने के लिए पैसे देगा। चूंकि वो आदमी कल वापस जा रहा है और मैं यहां घूम कर करके मजा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां के हर महंगा खाना खाकर उसके पैसे लूटने जा रहा हूं, विपिन ने सोचा और अपने कमरे के लैंडलाइन फोन से होटल के सबसे महंगा खाना मंगवाया। 10 मिनट बाद ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब विपिन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक वेटर खाने से भरी ट्रॉली लेकर आया हुआ है। विपिन ने वेटर को कमरे में आने दिया, जो सारा खाना टेबल पर रखने के बाद चला गया। हालांकि मैंने सब कुछ मंगवाया था, क्या मैं मस्त से ये सब खा सकता हूं? विपिन ने खुद से ही बड़बड़ाया जब उसने देखा कि उसने बिना एहसास किए कितने खाना ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, मैं अपने विकास के चरण में हूं, मुझे कम से कम इतना तो खाना चाहिए, विपिन ने कहा और खाना खाने लगा। मुझे लगता है कि मैं सेकंड जनरेशन का अमीर युवा अधिपति हूं, विपिन ने अपने गोल पेट को थपथपाते हुए कहा, जो सब कुछ खाने के बाद फुटबॉल की तरह हो गया था। चलो देखते हैं कि आसपास कोई वेपन की दुकान है या नहीं, विपिन ने अपना फोन निकालते हुए कहा। इंटरनेट पर खोज करने के बाद विपिन को अपने जगह से बहुत दूर कुछ दुकानें भी नहीं मिली। ठीक है, चलो देखते हैं कि मुझे यहां कुछ अच्छा मिल सकता है
या नहीं, विपिन ने कहा और होटल के कमरे से बाहर निकल गया। विपिन फोर सीजन्स होटल से बाहर निकला और इंटरनेट से मिले नक्शे के रास्ते में चलते हुए बाजार की ओर चला गया। अरोड़ा दुनिया में कई लोहार विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बहुत शक्तिशाली हथियार बनाते हैं। चूंकि विपिन के पास इस समय अधिक पैसे नहीं है, इसलिए वो एक सामान्य तलवार खरीदना चाहता था जिसे वो फिलहाल इस्तेमाल कर सके। 10 मिनट चलने के बाद विपिन एक दुकान न्यू वेपन हॉल पर पहुंचा। आदमखोर दानव के शरीर के अंगों और अन्य जादुई सामग्रियों से लोहार जो चीजें बनाते हैं उन्हें वेपन कहा जाता है। केवल बहुत अच्छे लोहार ही वेपन बना सकते हैं। वेपन पाने का दूसरा तरीका है डंजन को साफ करना। डंजन को साफ करने के बाद इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको पुरस्कार के रूप में एक वेपन मिलेगा। स्वागत है, एक पुरुष ने विपिन से कहा जब वो दुकान में अंदर जा रहा था। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं एक तलवार ढूंढ रहा हूं, विपिन ने कहा। कृपया दूसरी मंजिल पर जाएं। वहां पर सभी तरह के हथियार बेचे जा रहे हैं, पुरुष ने विपिन से कहा। विपिन ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर तलवारें, भाले, माचे, धनुष और कई दूसरे हथियार थे। विपिन उस भाग की ओर चला गया जहां ज्यादातर तलवारें रखी गई थी। विपिन ने ई और रैंक तलवार को नजरअंदाज किया और डी रैंक तलवार भाग में आ गया। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा है, विपिन ने कहा जब उसने लगभग 50 रैंक डी तलवारें देखी। विपिन एक हल्के नीले रंग की तलवार के सामने आया और उसे देखा। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड रैंक। फ्रॉस्ट टाइगर की हड्डियों से बनी एक हल्की तलवार। यह आपकी तलवार के हमले की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकती है। तलवार के हमले में 50% की बढ़ोतरी काफी अच्छी है, विपिन ने सोचा और दूसरी तलवार की ओर देखा। मून स्वॉर्ड डी रैंक। मूनस्टोन से बनी तलवार जो 20 साल तक चांदनी को सोखती है। डार्क टाइप के आदमखोर दानवों को 10% अधिक नुकसान पहुंचाती है। विपिन डी रैंक की तलवार को देखता रहा और आखिरकार उसे एक तलवार मिल गई जो उसे पसंद आई। ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड डी रैंक। ब्लैंक स्टील से बनी तलवार बहुत तेज होती है और सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। ब्लैंक स्टील की वजह से माना का प्रवाह 20% तक बढ़ जाता है। विपिन ने तलवार में अपना माना भरने की कोशिश की और पाया कि ये बिना किसी समस्या के तलवार में बह रहा था। हालांकि ये तलवार अन्य डी रैंक तलवारों की तुलना में सामान्य थी, लेकिन विपिन को ये तलवार अपने वजन और आकार के कारण एकदम सही लगी, जो उसकी पिछली तलवार से मेल खाती थी। विपिन ब्लैंक व्हाइट तलवार को पकड़े हुए काउंटर पर गया और कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने ब्लैंक व्हाइट तलवार को देखने के बाद कहा, ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड, इसके लिए आपको 50,000 क्रेडिट देने होंगे। विपिन को लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है, लेकिन फिर भी उसने तलवार खरीद ली। मेरे पास सिर्फ 5,000 क्रेडिट बचे हैं। विपिन को कोर बेचने के बाद 1,20,000 क्रेडिट मिले। उसने मिशन पर आने से पहले हीलिंग और माना पोशन के साथ साथ कुछ और चीजें भी खरीदी थी। उसने उन पोशन में 20,000 क्रेडिट खर्च किए। फिर उसने अयान और दूसरे लोगों से आदमखोर दानव का कोर खरीदा और अब ये तलवार। कुछ ही दिनों में उसने कोर बेचने के बाद मिले सारे पैसे खर्च कर दिए। दुकान से बाहर निकलने के बाद विपिन ने सोचा, अरे मैं फिर से गरीब हो गया हूं। तलवार खरीदने के बाद विपिन कुछ देर शहर में घूमता रहा और 1 घंटे बाद होटल वापस आ गया। जब विपिन वापस आया तो उसकी मुलाकात अयान और दूसरे लोगों से हुई जो विनय से बात कर रहे थे। तुम अपने दौरे से वापस आ गए हो, विनय ने विपिन को देखकर कहा। हम डिनर के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? सॉरी, मैंने पहले ही खा लिया है, तुम लोग अकेले जा सकते हो, विनय की बात सुनकर विपिन ने कहा। ठीक है, याद रखना हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, इसलिए अच्छी नींद लेना, विनय ने विपिन से कहा और अयान और बाकी लोगों के साथ चला गया। विपिन अपने कमरे में वापस आया और अपने फोन पर मूवी देखने लगा, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। रात ऐसे ही बीत गई और अगला दिन आ गया। चैप्टर 10 डाकू का हमला पार्ट 1। होटल का बिल देखकर विनय की आंखें चमक उठीं। खाने के बिल को छोड़कर सब कुछ ठीक था और जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसे आखिरकार वो अपराधी मिल गया जिसने पूरी फुटबॉल टीम का खाना खा लिया था। कैसे उसने 7,000 क्रेडिट का खाना खा लिया? विनय ने बिल का भुगतान किया और विपिन को बुक्कड़ होने के लिए कोसते हुए कहा, ठीक है चलो चलते हैं। विनय ने बिल का भुगतान करने के बाद विपिन और दूसरों से कहा और फोर सीजन्स होटल से निकल गया। जाते समय विनय विपिन को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका आजीवन दुश्मन हो। विपिन ने पहले ही ये देख लिया था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कल रात उसका डिनर कितना महंगा था। वे सभी शहर के गेट के पास आए जहां विनय का ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था।
ठीक पहले की तरह विपिन और दूसरे हंटर वैन के पीछे बैठ गए और वे सभी वुहान शहर से निकल गए। अरे क्या तुमने कुछ गलत किया? मुझे लगा कि विनय तुम्हें अजीब तरह से देख रहा था। जैक ने शहर छोड़ने के बाद विपिन से पूछा। विपिन ने जब यह सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे पता था कि विनय उसे इस तरह क्यों देख रहा था, लेकिन स्पष्ट कारणों से वो उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता था। मुझे नहीं पता, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा है, विपिन ने एक अनजान चेहरा बनाते हुए कहा, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। जब जैक ने यह सुना तो उसने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसने जिज्ञासा से पूछा था। 6 घंटे बाद वैन अचानक चलना बंद हो गई और ड्राइवर ने वैन का कवच चालू कर दिया। रास्ते में कुछ आदमखोर दानव है, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोग उन्हें साफ न कर दें। वैन का कवच चालू होने के बाद विपिन और अन्य हंटर्स ने विनय की आवाज सुनी। विपिन और अन्य लोग वैन से बाहर आए और देखा कि 7 बाघ जैसे आदमखोर दानव उनका रास्ता रोक रहे थे। 3 बाघ 3 मीटर लंबे थे, जबकि 4 बाघ 2 मीटर लंबे थे। उनकी हल्की पीली त्वचा और पूरे शरीर पर काली धारियां बंगाल के बाघ जैसी दिखती थी। 3 डी रैंक और 4 ई रैंक के वन बाघ अयान ने आदमखोर दानवों को देखने के बाद कहा, चलो इस नए वेपन की शक्ति की जांच करें। विपिन ने अपनी ब्लैंक व्हाइट तलवार निकालने के बाद सोचा। अयान और अन्य लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन ने स्पीड स्किल इस्तेमाल किया और अकेले ही बाघों की ओर दौड़ पड़ा। अरे हमारा इंतजार करो, जैक चिल्लाया, और वो भी हर्ष और अयान के साथ बाघों की ओर दौड़ा। स्पीड का इस्तेमाल करने के बाद विपिन की गति डी रैंक राक्षस के लिए बहुत तेज थी, इसलिए किसी भी बाघ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन एक ई रैंक बाघ के सामने आ गया और बिना माना का इस्तेमाल किए क्षैतिज रूप से वार किया। मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह ई रैंक बाघ का सिर साफ साफ कट गया। इस तलवार पर मैंने जो 50,000 क्रेडिट खर्च किए, वे इसके लायक थे, विपिन ने सोचा, जब उसने देखा कि कैसे उसके माना का इस्तेमाल किए बिना भी तलवार ने आसानी से बाघ का सिर काट दिया। जब उन्होंने देखा कि कैसे विपिन ने एक बाघ को मार डाला, तो बाकी 6 बाघ दहाड़ उठे। अचानक सभी डी रैंक बाघों के चारों ओर एक हरा आभा दिखाई दिया और वे डी रैंक राक्षस की तुलना में कहीं अधिक गति के साथ उसकी ओर बढ़े। जब विपिन ने हरे रंग की आभा देखी तो उसे याद आया कि अयान ने अपनी यात्रा की शुरुआत में उसे बताया था कि जंगल का बाघ उन राक्षसों में से एक है जो अपनी गाती के लिए प्रसिद्ध है। वे डी रैंक हंटर के लिए तेज है, लेकिन मेरे लिए, विपिन ने सोचा और बिना ज्यादा प्रयास के पीछे कूद गया और 3 डी रैंक बाघों के हमले से बच गया। विपिन डी रैंक मोनार्च कोर और ई रैंक प्राइम कोर के साथ उसकी गाती पहले से ही डी रैंक हंटर से बहुत अधिक थी और स्पीड स्किल की मदद से डी रैंक राक्षसों की तुलना में उसकी गति पूरी तरह से अलग लीग में थी। डी रैंक बाघों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अयान पीछे से आया और बाघों में से एक की पीठ पर वार किया। हर्ष और जैक 3 शेष ई रैंक 1 बाघों की देखभाल करने गए। अयान के हमले के कारण जब उसकी पीठ पर गहरा घाव दिखाई दिया तो 1 बाघ दर्द से दहाड़ उठा। तीनों डी रैंक बाघों ने अयान की ओर देखा जब उसने अचानक उन पर हमला किया, लेकिन ये एक घातक गलती थी, क्योंकि उनके सामने खड़े विपिन ने यह मौका नहीं गंवाया। पलक झपकते ही वो अपनी स्पीड स्किल का उपयोग करते हुए एक 1 बाघ के सामने आ गया और बाघ के सिर पर वार किया। हैरानी की बात यह कि 1 बाघ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक पल में पीछे हट गया। इसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण विपिन इसे एक ही चाल में नहीं मार पाया, लेकिन इसके बाएं कंधे पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। बाघ दर्द में दहाड़ने लगा और विपिन इसे खत्म करने ही वाला था, जबकि वो अभी भी अपने हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था। तभी डी रैंक के बाघों में से एक ने अपना मुंह खोला और विपिन की ओर एक गहरे हरे रंग का ब्लेड दागा। विपिन ने शाप दिया जब उसने देखा कि उसके पास ब्लेड को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। उसने जल्दी से अपनी ब्लैंक व्हाइट तलवार का इस्तेमाल किया और तलवार में अपना माना भरते हुए आने वाले ब्लेड पर वार किया। माना का प्रवाह उसकी पिछली तलवार की तुलना में बहुत अधिक सहज था, और जब मैना की हल्की नीली परत और अंधेरे की एक हल्की परत से ढकी ब्लैंक व्हाइट तलवार गहरे हरे रंग के ब्लेड से टकराई तो इसने बिना किसी समस्या के गहरे हरे रंग के ब्लेड को नष्ट कर दिया। हरे ब्लेड को नष्ट करने के बाद विपिन जंगल के बाघ के सामने आया जिसने पहले उस पर हरे ब्लेड से हमला किया था और एक तेज गति से उसका सिर काट दिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। बाघ को मारने के बाद विपिन रुका नहीं और जल्दी से दूसरे डी रैंक बाघ की ओर बढ़ा और सिर्फ 10 सेकंड में उसने उसे मार डाला। अयान को भी ज्यादा समय नहीं लगा और 1 मिनट के बाद उसने आखिरी डी रैंक बाघ को भी मार डाला। जल्द ही जैक और हर्ष ने भी बिना किसी परेशानी के 3 ई रैंक बाघों को खत्म कर दिया। जब अयान ने देखा कि खून की गंध आने के बाद
दूसरे आदमखोर दानव जल्द ही यहां आएंगे। तो उसने कहा, चलो कोर की तलाश करते हैं, और तुरंत चले जाते हैं। लेकिन अचानक कहीं से एक तीर आया और अयान के कंधे में जा लगा, और विपिन और दूसरे लोग प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही 3 और तीर बिजली की गति से उनकी ओर आए। चैप्टर 34 डाकू का हमला पार्ट 2। विपिन ने एक तीर की आवाज सुनी और अपनी तलवार से अपने सामने वार किया। विपिन की तलवार एक तीर से टकराई और वो तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। विपिन ने जल्दी से जैक और हर्ष की तरफ देखा और पाया कि वे दोनों ठीक हैं। जैक ने पृथ्वी कवच पहना हुआ था, इसलिए तीर उसे भेद नहीं पाया, और हर्ष ने भी तीर को अपने भाले से काट दिया, इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता। आखिर क्या हो रहा है? विपिन ने अपने आसपास देखते हुए पूछा। जैसे ही विपिन ने पूछा, अचानक उनके चारों ओर एक हल्के पीले रंग का बैरियर दिखाई दिया। अरे, ये एक जाल है, ये डाकुओं का काम होगा, अयान ने अपने कंधे से तीर निकालते हुए कहा। देवेंद्र, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इस कमीने की तीरंदाजी पूरी तरह से बेकार है। देखो, वो उन कचरा हंटर्स को भी नहीं मार पाया जो हमारे बारे में जानते भी नहीं थे। अचानक विपिन और दूसरे लोगों ने एक कर्कश आवाज सुनी और अपने पीछे देखा। विपिन ने देखा कि 3 आदमी तीसरे दर्जे के खलनायकों की तरह मुस्कुरा रहे थे और उनकी ओर आ रहे थे। अभी अभी बोलने वाला आदमी 2 मीटर लंबा था और उसका सिर पूरी तरह गंजा था। वो आदमी हल्के पीले रंग का क्रिस्टल पकड़े हुए था, जो अजीब तरह से उस पीले रंग जैसा दिख रहा था जिसमें वे फंसे हुए थे। तुम्हारा गंजा सिर किसकी तीरंदाजी बेकार है। वे सभी डी रैंक के हंटर हैं और मैं उनमें से एक को घायल करने में भी कामयाब रहा हूं। एक छोटा आदमी जो धनुष पकड़े हुए था, उसने गंजे आदमी की बात सुनकर जवाब दिया। अरे देवेंद्र, मुझे नहीं लगता कि हमें इस गंजे सिर की जरूरत है, जो जब भी हम किसी को लूटते हैं तो सिर्फ जाल बैरियर को चालू करता है। हम ये अपने आप कर सकते हैं, तो क्यों न हम उसे अपने समूह से बाहर निकाल दें। छोटे तीरंदाज अमित ने कहा। लड़ाई बंद करो और काम पर वापस जाओ, डाकू के नेता देवेंद्र ने ठंडे लहजे में कहा, और अमित और पीयूष दोनों ने अपना मुंह बंद कर लिया। विपिन ने डाकुओं को ठंडी आंखों से देखा, क्योंकि अगर वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो तीर उसके सिर में घुस जाता, और उसे यकीन था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी उसके लिए उस तरह की चोट से बचना बहुत मुश्किल होता। अमित और पीयूष डी रैंक के थे, जबकि देवेंद्र D+ रैंक का था। विपिन बैरियर के पास आया और उसे छू लिया। आउच! विपिन ने बैरियर से अपना हाथ तुरंत हटा लिया, जब उसे बैरियर को छूने के तुरंत बाद बिजली का झटका लगा। ये काम नहीं करेगा। हम जाल की ऊर्जा समाप्त होने से पहले बाहर नहीं जा सकते, या जब तक वे इसे कंट्रोल करके हटा नहीं देते। विपिन ने जैक की आवाज सुनी, जो गंभीर भावों के साथ डाकुओं को देख रहा था। जल्दी से वापस मुड़ो और ओहान शहर की ओर बढ़ो। जब विनय ने देखा कि कैसे विपिन और दूसरे डाकुओं के बैरियर में फंसे हुए हैं, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो भाग नहीं गया तो बेमतलब यहां मारा जाएगा। जैसे ही ड्राइवर भागने के लिए वैन स्टार्ट करता है, गंजे आदमी पीयूष ने एक अजीब काला उपकरण निकाला और उसे वैन की ओर इशारा किया। डिवाइस को वैन की ओर इशारा करने के बाद उसने डिवाइस पर उपलब्ध एकमात्र लाल बटन पर क्लिक किया, और अचानक वैन के चारों ओर लगा कवच गायब हो गया और उसका इंजन भी बंद हो गया। क्या वे हमें बेवकूफ समझते हैं? पीयूष ने वैन की ओर देखते हुए मजाकिया भाव से कहा। क्या हुआ? विनय ने घबराई हुई आवाज में पूछा, जब वैन का इंजन अचानक बंद हो गया और कवच गायब हो गया। इंजन काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर ने घबराहट में कहा। अमित, उन्हें यहां लाओ। देवेंद्र ने पीयूष को वैन का कवच बंद करने के बाद तीरंदाज से कहा। तुम कमीने, इस बैरियर को हटाओ और मेरे साथ सीधे लड़ो। अयान ने डाकुओं पर चिल्लाते हुए अपना कंधा पकड़ा, जिससे खून बहना बंद हो गया था, क्योंकि उसने हीलिंग पोशन पी ली थी। क्या तुम मूर्ख हो? हमने तुम्हें अंदर फंसाया क्योंकि हम बिना किसी समस्या के लूटना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर बैरियर हटा देंगे? छोटे तीरंदाज अमित ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और वैन की ओर चला गया। चिंता मत करो, हम जल्द ही बैरियर हटा देंगे, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। पीयूष ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। जब विपिन और दूसरे लोगों ने उसकी मुस्कान देखी तो उनके दिल में एक खतरे की भावना पनप उठी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हमें इस बैरियर को हटाते हुए देख पाओगे, पीयूष ने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा, जो गहरे हरे रंग के तरल से भरी हुई थी। रेगिस्तानी अजगर का जहर। हर्ष ने गहरे हरे रंग के तरल को देखकर गहरी नजर से कहा। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता है? पीयूष ने हैरानी से कहा जब हर्ष ने जहर को पहचाना।
तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यह किस तरह का जहर है? जैक ने हर्ष से पूछा, क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। रेगिस्तानी अजगर का जहर हवा के संपर्क में आते ही गैस में बदल जाएगा। अगर उसने उस बोतल को इस बैरियर के अंदर फेंक दिया तो हमारे आसपास की हवा जहरीली हो जाएगी और हम मर जाएंगे, हर्ष ने निराशा भरी आवाज में कहा, क्योंकि अगर उनके आसपास की हवा जहरीली हो गई तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे उस बोतल को अंदर फेंकना चाहते हैं तो उन्हें बैरियर हटाना होगा। क्या हम उस समय बाहर नहीं जा सकते? अयान ने यह सुनकर पूछा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बैरियर को हटाने की जरूरत है। अगर मेरा अनुमान सही है तो कोई भी बाहर से बैरियर के अंदर आ सकता है, लेकिन आप बैरियर में अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकते। इस बार जैक ने असहाय आवाज में उत्तर दिया। कृपया हमें जाने दे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, चाहिए तो हमारी वैन चेक कर लो, विनय ने विनती करते हुए कहा जब अमित उसे लेकर आया। हमें पहले से ही पता है कि तुम्हार वैन खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खाली है। बस इस बैंक अकाउंट में 2 मिलियन क्रेडिट ट्रांसफर कर दो और तुम जा सकते हो, देवेंद्र ने बैंक अकाउंट नंबर दिखाते हुए कहा। यह सुनते ही विनय का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कहा, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, मेरे बैंक अकाउंट में 2 मिलियन क्रेडिट कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? तुम्हारी वैन को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तुम कोई साधारण व्यापारी नहीं हो, देवेंद्र ने विनय की बात सुनकर ठंडी आवाज में कहा। जब विनय ने देवेंद्र की ठंडी आवाज सुनी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने विपिन और दूसरे हंटर्स की तरफ देखा जो अभी भी बैरियर में फंसे हुए थे। पीयूष, उन्हें मार डालो, देवेंद्र ने कहा जब उसने देखा कि विनय विपिन और दूसरे हंटर्स की तरफ देख रहा था। जब पीयूष ने यह सुना तो वो दुष्टता से मुस्कुराया और विपिन और दूसरे लोगों की तरफ देखा। रुको, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उन्हें मत मारो, विनय चिल्लाया जब उसने देवेंद्र की बात सुनी, क्योंकि अगर विपिन और दूसरा हंटर मर गया तो वो सुरक्षित रूप से ओहान शहर तक नहीं पहुंच पाएगा। जल्दी करो, मेरा धैर्य सीमित है, देवेंद्र ने उदासीन स्वर में कहा और विनय को बैंक अकाउंट नंबर दिखाया। अचानक देवेंद्र ने पीयूष की चीख सुनी और जल्दी से पीछे देखा। जब देवेंद्र ने पीछे देखा तो उसने देखा कि बैरियर के अंदर फंसा एक हंटर उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था, जबकि उसकी तलवार पीयूष के दिल में घुसी हुई थी। चैप्टर 35 हत्या। विपिन को बैरियर में फंसने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपनी शैडो वॉक स्किल से जब चाहे बैरियर को छोड़ सकता है। शैडो वॉक, आपका शरीर एक शैडो में बदल जाएगा और आप बिना किसी बाधा और प्रतिबंध को पार कर सकते हैं। लेकिन विपिन हर्ष की वजह से थोड़ा हिचकिचा रहा था, जो हंटर एकेडमी का छात्र भी है। अब तक विपिन ने दूसरे हंटर्स को केवल शैडो स्टोरेज और फास्ट स्किल ही दिखाई थी। उसने उन्हें अपना शैडो वॉक और शैडो बुलेट स्किल नहीं दिखाया, क्योंकि इतने सारे स्किल होने पर उसे संदेह होगा। अगर अयान और जैक ही उसके बारे में नहीं जानते तो भी वो बिना किसी परेशानी के किसी भी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हर्ष को पहले से ही विपिन के बारे में पता है कि वो एकेडमी में सबसे कमजोर हंटर है। ये पहले से ही काफी अजीब है कि वो केवल ई रैंक होने के बावजूद डी रैंक राक्षसों को बिना किसी समस्या के मार सकता है। अब अगर वो अन्य स्किल्स दिखाता है तो ये काफी परेशानी भरा होगा। विपिन अपने मोनार्च कोर के अस्तित्व को किसी को भी प्रकट नहीं करना चाहता है, या वह इसके कारण कुछ समस्याओं में पड़ सकता है। उन्हें मत मारो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। विपिन ने विनय की चीख सुनी और देखा कि वो डाकुओं को पैसे ट्रांसफर करने वाला था। क्या ये आदमी बेवकूफ है? ये पहले से ही स्पष्ट है कि वे पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी हमें मार देंगे। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि ये डाकू उन्हें जीवित छोड़ दे। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। विपिन ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपने शैडो वॉक स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। वो आदमी गूंगा है और अन्य छात्रों से बात नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। विपिन ने शैडो वॉक स्किल का उपयोग किया और अचानक एक शैडो में बदल गया। वो बाधा की ओर चला गया और बिना किसी समस्या के आसानी से उससे गुजर गया। जैसे ही विपिन बैरियर से गुजरा, उसने महसूस किया कि उसका माना काफी कम हो गया है। इसलिए अगर मैं बैरियर से गुजरना चाहता हूं तो मुझे बहुत अधिक माना की आवश्यकता होगी, विपिन ने सोचा जब उसने बैरियर से गुजरने के बाद बहुत अधिक माना खो दिया। ये क्या बकवास था? अयान ने उस जगह को देखते हुए पूछा जहां विपिन अभी कुछ क्षण पहले खड़ा था। वो कहाँ है? जैक ने उनके चारों ओर देखते हुए पूछा। अचानक उन्होंने पीयूष की दर्दनाक चीख सुनी और देखा कि किसी तरह विपिन उसके पीछे आ गया और अपनी तलवार उसके दिल में घूमती। कैसे? पीयूष ने कांपते हुए स्वर में पूछा, जबकि उसके मुंह से खून निकल रहा था।
नर के राजा से पूछो, जब तुम उससे मिलोगे, विपिन ने ठंडे स्वर में कहा, और अपनी तलवार वापस खींच ली। एक इंसान को मारने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो पहला आदमी था जिसे उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो उन्हें जीवित रहने दे, क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं एक भोला व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को सिर्फ इसलिए मारने में संकोच करेगा क्योंकि वे इंसान हैं। मैं किसी को भी मार दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, विपिन ने सोचा जब उसने पीयूष को जमीन पर गिरते और उसकी जान जाते देखा। पीयूष को मारने के बाद विपिन ने देवेंद्र को ठंडे स्वर में देखा, जो पीयूष की ठंडी लाश को बिना किसी भावना के देख रहा था। तुम कमीने, छोटे तीरंदाज, अमित ने चिल्लाया और विपिन की ओर एक तीर चलाया। विपिन ने फास्ट स्पीड स्किल इस्तेमाल किया और आसानी से तीर को चकमा दे दिया। तीर को चकमा देने के बाद विपिन पहले अमित की ओर बढ़ा। तीरंदाज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन उसके सामने आ गया और उसकी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई कचरा फेंक रहा हो। विपिन ने अपनी असामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया और अमित को उस बैरियर की ओर फेंक दिया जिसमें अयान और दूसरे फंस हुए थे। जैसा कि जैक ने पहले कहा था, अमित बैरियर से नहीं रुका और जैक और दूसरे के सामने ही आ गिर। अमित को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद विपिन ने उसे अनदेखा किया और एक बार फिर देवेंद्र की ओर देखा, जो अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। विपिन द्वारा अमित को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद देवेंद्र ने कहा, तुम काफी मजबूत हो। विपिन ने भौहें उठाई जब उसने देखा कि देवेंद्र अभी भी शांत था, जबकि पीयूष और अमित पहले ही बाहर हो चुके थे। देवेंद्र की प्रतिक्रिया देखने के बाद विपिन ने कहा, तुम अपने साथियों की मौत से परेशान नहीं दिखते। वे मेरे लिए बस एक खिलौना है। देवेंद्र ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, चूंकि वे मर चुके हैं, इसलिए मैं बस एक और नया ढूंढ लूंगा। एक डाकू आखिरी में सिर्फ एक डाकू होता है, विपिन ने बिना किसी आश्चर्य के कहा, क्योंकि उसने कभी भी उनके बीच कोई वफादारी देखने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन तुम एक बात में गलत हो, विपिन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। देवेंद्र ने भौहें उठाई और पूछा, क्या है? तुम कोई नया खिलौना नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि तुम यहां मरने वाले हो, विपिन ने कहा और जल्दी से अपनी स्पीड स्किल का उपयोग करके देवेंद्र की ओर बढ़ा। हालांकि देवेंद्र एक D+ रैंक का शिकारी था, लेकिन विपिन की स्पीड इतनी तेज थी कि देवेंद्र समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। विपिन ने अपना हाथ उठाया और देवेंद्र के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन जैसे ही विपिन का मुक्का देवेंद्र के चेहरे से टकराया, उसकी आंखें कांप उठीं, क्योंकि विपिन को लगा कि उसने देवेंद्र के चेहरे पर नहीं बल्कि एक मोटे लोहे की दीवार पर मुक्का मारा है। विपिन ने देवेंद्र के चेहरे को देखा और देखा कि उसकी त्वचा धातु की चमक ले रही थी। इससे पहले कि उसका मुक्का उसके चेहरे पर लगता, इससे पहले कि विपिन समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे पहले कभी भी इतना खतरा महसूस नहीं हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया। जैसे ही विपिन शैडो में बदल गया, देवेंद्र की मुट्ठी, जो चांदी जैसी धातु से ढकी हुई थी, उससे चूक गई। विपिन अपने शैडो रूप में पीछे की ओर चला गया और देवेंद्र से 10 मीटर दूर पहुंचने के बाद उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। जब विपिन ने एक बार फिर देवेंद्र की ओर देखा, तो उसने देखा कि देवेंद्र की त्वचा किसी तरह चांदी के रंग की धातु में बदल गई थी और वो इंसान की बजाय धातु के गोलेम जैसा दिख रहा था। उसकी भुजाओं से स्पाइक जैसे ब्लेड निकल रहे थे, जो काफी तीखे लग रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना कुछ किए इस समूह का लीडर बन जाऊंगा? तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे मार दोगे? मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारोगे। मेरे स्किल से जो बचाव मिलता है, उससे मुझे मारने के बारे में भूल जाओ। तुम मेरी त्वचा पर एक निशान भी नहीं छोड़ पाओगे, देवेंद्र ने हंसते हुए विपिन से कहा। जब विपिन ने देखा कि देवेंद्र कैसे धातु के गोले में बदल गया, तो उसके हाव भाव नहीं बदले और उसने अपनी ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड को मुस्कुराते हुए देखा। ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड, D रैंक ब्लैंक व्हाइट से बनी तलवार बहुत तेज होती है और सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। ब्लैंक व्हाइट की वजह से माना कि गाती 20% तक बेहतर हो जाता है। चलो देखते हैं कि क्या यह तलवार उसकी त्वचा को चीर सकती है, विपिन ने सोचा और बिना कुछ कहे एक बार फिर देवेंद्र की ओर गोली चला दी। तलवार की जानकारी के अनुसार यह बिना माने का उपयोग किए भी सबसे कठोर धातु को चीर सकती है। तो क्या होगा यदि मैं अपने माने का उपयोग करके उसमें मिश्रित अजीब काली ऊर्जा का प्रयोग करके इसे और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता हूं। विपिन देवेंद्र के सामने आया, जो विपिन की अधिक गाती के कारण अभी भी हैरान था, और विपिन तलवार में अपना माने भरते हुए उस पर वार किया। मूर्ख, संघर्ष करना बंद करो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, देवेंद्र चिल्लाया और तलवार के वार को रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया।
हल्के नीले रंग की माने की परत एक हल्की काली परत के साथ मिली थी। ब्लैंक व्हाइट की तलवार के चारों ओर चमक उठी, और जब ये देवेंद्र की धातु की भुजा से टकराई तो एक हाथ आकाश में उड़ गया और लाल खून बहने लगा।